हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो चलिए, आज मैं लेके आया हूं आपके लिए यूपीएसआई भर्ती के 40 क्वेश्चंस लेके आया हूं जीके जीएस के, जो कि 2017 के पेपर के हैं। तो चलिए आज इस टॉपिक पे थोड़ा सा क्लियर करते हैं। आज के 40 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चंस राइट होते हैं, ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से कि 40 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है, चलिए रीड करते हैं। भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित उद्यानों में से किसका पूर्व नाम था? तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे, राइट ऑप्शन आपको चुन के बताना है। तो बताना है भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान। अब अगर भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो पहले मैं इसके राइट ऑप्शन के अलावा इसके बारे में कुछ बता देता हूँ। फटाफट आप लोग इसका राइट ऑप्शन ज़रूर बताएं कि भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये पहले किस नाम से था। ठीक है, इसका पूर्व नाम क्या था? तो इसके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहता हूँ कि यह जो है राजस्थान के भरतपुर ज़िले में है और इसकी स्थापना 10 मार्च 1982 को हुई थी। ठीक है, 10 मार्च 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 10 मार्च 1982 को हुई थी, भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और इसका जो पुराना नाम था वो था आपका केवल देवा राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम था ये आपका पुराना नाम? तो वो था आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, केवलादेव, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही होगा, केवलादेव। ठीक है, अब इसके बारे में याद रखिएगा, ये तो राजस्थान का है, ऊपर से इसकी स्थापना जो हुई थी 10 मार्च 1982 के, और यह जो है पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। अगर मैं बात करूं, यहाँ पे पेंच राष्ट्रीय उद्यान दिया हुआ है, तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान के बारे में अगर बात करूं तो इसकी स्थापना 1975 ईस्वी में हुई थी। और पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका एमपी में पड़ता है, यानी मध्य प्रदेश में। ठीक है, और पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। अगर काजीरंगा की बात करें, काजीरंगा अभी हाल ही में एक एग्ज़ाम हुआ था, पेट एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। काजीरंगा उद्यान है ये कहाँ पे स्थित है? ठीक है, तो जो काजीरंगा उद्यान है ये असम में स्थित है। याद रखिएगा, काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये असम में स्थित है। ठीक है, और अगर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है, रणथंभौर इसका पूरा नाम है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, यह आपका राजस्थान में अवस्थित है। याद रखिएगा दोस्तों, केवल देवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि जिसका जो अभी नया नाम है वो है भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि भरतपुर के ज़िले में पड़ता है और यह ज़िला राजस्थान में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अगर पेंच की बात, जैसे कि मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ पेंच के बारे में, ये एमपी में पड़ता है, काजीरंगा आपका असम में पड़ता है और रणथंभौर आपका जो है राजस्थान में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? आयकर अधिनियम के तहत जिस कंपनी का कोई भी अंतर्राष्ट्रीय लेन देन नहीं होता है उसके लिए रिटर्न जमा करने की नियत तारीख कौन सी होती है? दोस्तों 4 ऑप्शन है यहाँ पे, 31 जुलाई, 30 नवंबर, 30 जुलाई, 31 अगस्त। दोस्तों यह संविधान का क्वेश्चन है। अब आप लोगों को बताना है कि आयकर अधिनियम के तहत जिस कंपनी का कोई भी अंतर्राष्ट्रीय लेन देन नहीं होता उसका रिटर्न जमा करने की तारीख क्या होती है? फटाफट बताइए दोस्तों इसका राइट ऑप्शन कौन सा है दोस्तों? तो दोस्तों आयकर अधिनियम 1961 के तहत जो है 31 जुलाई माना गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका 31 जुलाई, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और ये है क्या, इसके बारे में आपको बता दें तो व्यक्ति के जो आय पर कर लगता है उसे हम आयकर कहते हैं। ठीक है, और इसको जमा करने की जो डेट होती है, लास्ट डेट होती है, वो होती है 31 जुलाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 43। क्या कह रहा है, रीड करते हैं। इसरो साल 2025 में किस ग्रह पर अंतरिक्ष मिशन शुरू करने की योजना बना रहा है? 4 ऑप्शन है, मंगल ग्रह, बृहस्पति, बुध और शुक्र। तो बताइए फटाफट इसका राइट ऑप्शन कौन सा है दोस्तों? तो वो है आपका शुक्र ग्रह, जिसको हम पृथ्वी के बहन के नाम से भी जानते हैं और इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो शुक्र ग्रह के बारे में बता देता हूं आपको। अगला क्वेश्चन है आपका 44। कोलकाता के किस पुल का नाम सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में जय हिंद पुल के नाम से रखा गया? दोस्तों हाल ही का क्वेश्चन है, फटाफट बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों? 4 ऑप्शन है, मेजर हाट पुल, मतला पुल, जयंती पुल या संप्रीत पुल। तो कौन सा पुल है जिसका
नाम जो है 125वीं जयंती में, सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पे इसका जो नाम है, नामीकरण हुआ है, तो वो हुआ है जय हिंद। तो बताइए फटाफट इसका राइट ऑप्शन दोस्तों। तो वो है मेजर हार्ट पुल। ठीक है, मेजर हार्ट पुल की जो अभी हाल ही में इसका नामाकरण हुआ है, तो वह किस दिन हुआ था? तो वह हुआ था 125वीं जो है सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर जय हिंद के नाम से यह है अभी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 44 है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन है, 14 सितंबर, 13 सितंबर, 15 सितंबर या 16 सितंबर। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जो लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 15 सितंबर को। ठीक है दोस्तों, 15 सितंबर याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय लोक दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा थोड़ा सा आपको बता दूं, वर्ष 2019 में इस दिवस को जो है मुख्य कह सकते हैं एक स्पेशल थीम भागीदारी दिया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? 46 है। 46 रीड करते हैं। शायद स्क्रीन पे आपके पूरा नहीं आ रहा, तो मैं जूम आउट कर देता हूँ, अभी आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं 46। किस राज्य ने पक्षी को बचाने के लिए करुणा अभियान चलाया है? तो कि करुणा अभियान कौन सा अभियान है? करुणा अभियान किस राज्य ने पूछा है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, राइट ऑप्शन बताइए फटाफट इसका राइट ऑप्शन कि किस राज्य ने करुणा अभियान चलाया है पक्षियों को बचाने के लिए। फटाफट बताइए इसका राइट ऑप्शन दोस्तों। तो वो है आपका गुजरात। हाल ही में गुजरात में पंछियों को बचाने के लिए करुणा अभियान चलाया गया है, जिसमें एक मटके के ऊपर थोड़ा सा जल और दाने रखे होते हैं। ठीक है दोस्तों, करुणा अभियान के नाम से यह प्रचलित है और यह गुजरात में स्टार्ट हुआ है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 47। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी CRA नहीं है? तो बताइए फटाफट इसका राइट ऑप्शन दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके UPSI की भर्ती के क्वेश्चंस। दोस्तों ये पेपर देख रहे हैं आप, और पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो आप कभी नहीं पढ़ते हैं। तो बताइए फटाफट इसका राइट ऑप्शन। तो भारतीय कृषि अनुसंधान जो परिषद ICR एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है, तो याद रखिएगा। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन आपका बी राइट ऑप्शन होगा। ठीक है दोस्तों, भारतीय कृषि अनुसंधान जो ICAR है, यह आपकी जो है एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है। इसके अलावा जो है यह एक भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के अंतर्गत कार्य एक स्वताई है, बोले तो भारतीय मंत्रालय कृषि मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। समझ रहे हैं ना आप? इसका जो है कृषि कार्य के क्षेत्र में ज़्यादा जो है प्रोत्साहन देता है ये। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान ICR। ठीक है, चलिए ICR की स्थापना बताइए फटाफट। तो ICR की स्थापना बताइए कब हुई थी? तो दोस्तों ICR की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1929 में। 1929 में ICR की स्थापना हुई थी, और इसका जो हेड ऑफिस है वो आपका नई दिल्ली में है, न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में इसका जो है मुख्यालय है, हेड ऑफिस है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? 48 है। रीड करते हैं, स्क्रीन के सामने आ गया है आपके। निम्नलिखित में से किस सेक्टर के समग्र विकास और प्रबंधन को सक्षम करने के लिए मिशन फिंगरलिंग नामक कार्यक्रम शुरू किया गया है? फिंगरलिंग कौन सा मिशन है? फिंगरलिंग नामक मिशन शुरू किया गया है। फटाफट बताइए इसका राइट ऑप्शन दोस्तों। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, इसका राइट ऑप्शन आप लोगों को बताना है। आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं दोस्तों, क्योंकि कमेंट बॉक्स के माध्यम का जब भी आप कमेंट बॉक्स का यूज करते हैं तो वो क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली याद हो जाता है, और इसके लिए आप वह क्वेश्चन कभी नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों जो मिशन फिंगरलिंग स्टार्ट हुआ था, ये हुआ था मत्स्य पालन सेक्टर में। ठीक है दोस्तों, मत्स्य पालन सेक्टर में हुआ था, यानी इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राइट ऑप्शन मत्स्य पालन सेंटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 49 है। टपकन सिद्धांत। टपकन सिद्धांत एक अमात्रित सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर आर्थिक वृद्धि के प्रभाव को नज़र अंदाज करता है? बताइए, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। टपकन सिद्धांत में किस पर आर्थिक वृद्धि के प्रभाव को नज़रअंदाज करता है? दोस्तों फटाफट बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये है आय वितरण। आय वितरण को हमेशा नज़रअंदाज करता है दोस्तों, क्योंकि ये जनता को मिलने वाला होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है? रीड करते हैं। किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी? तो किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? फटाफट बताइए इसका राइट ऑप्शन दोस्तों। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, और आप सभी को ये क्वेश्चन आना चाहिए, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और ये हम लोगों को शायद बचपन में ही पढ़ा दिया जाता है, कक्षा 4 में ही पढ़ाते हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम महिला राष्ट्रपति,
मुख्यमंत्री, राज्यपाल, तो ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए क्योंकि ये बेसिक है दोस्तों। अगर बेसिक ही नहीं, बेस आपका मजबूत रहेगा तो फिर आगे कैसे चल पाएंगे। तो दोस्तों बताइए, तो जो प्रथम महिला राज्यपाल थी वो थी श्रीमती सरोजनी नायडू, ठीक है, श्रीमती सरोजनी नायडू। यहाँ पे देखिए राइट ऑप्शन आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम राइट हो जाएगा, श्रीमती सरोजनी नायडू, ठीक है। वह जो है 1947 से 1949 तक, 1947 से 1949 तक, ठीक है, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही हैं। किस प्रदेश की रही हैं, तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही हैं, याद रखिएगा दोस्तों। और श्रीमती जो है यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया हुआ है, श्रीमती सुचेता कृपलानी। तो सुचेता कृपलानी की अगर बात करें, बहुत लोग गलती से यहाँ पे भी टिक मार देते हैं, तो सुचेता कृपलानी जो है उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका 51, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है, बताइए फटाफट, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। दोस्तों जो आपके थाना या जो भी आपकी पुलिस चौकी होती है, तो उसमें जो प्रोटोकॉल का एप्लीकेशन होता है वह कौन सा यूज किया जाता है। दोस्तों जो लोग वहाँ रहते हैं उनको ये बात ज़्यादा पता होती है, ठीक है दोस्तों। तो जो पढ़ने वाला विद्यार्थी रहता है उनसे ये क्वेश्चन छूट जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वो होता है HTTP, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, HTTP। राइट ऑप्शन इसका ए होगा, याद रखिएगा, ठीक है। और इसके अलावा FTP, POP और SMTP होते हैं जो और भी अदर यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है आपका वो है आपका HTTP, तो हम वही राइट ऑप्शन मानेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 52 है, क्या कहता है, भारत में नियंत्रण महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किसकी प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा नहीं करते हैं। 4 ऑप्शन है, सरकारी कंपनियां, स्थानीय निकाय, राज्य सरकार, केंद्र सरकार। फटाफट बताइए इसका राइट ऑप्शन दोस्तों कौन सा होगा। तो वो है आपका स्थानीय निकाय। कौन सा है, स्थानीय निकाय की परीक्षा जो है लेखा परीक्षक नहीं करते हैं। इसके अलावा मैं आपको थोड़ी सी अगर जानकारी दे दूँ लेखा परीक्षक के बारे में, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 यानी आर्टिकल 148, अनुच्छेद 148 के तहत नियंत्रक जो महालेखा परीक्षक के पद की व्यवस्था की गई है, ठीक है। यानी जब जिस आर्टिकल में इनके बारे में लिखा गया है, ठीक है, वह आर्टिकल है 148, याद रखिएगा। इनके बारे में पढ़ना है तो आप अनुच्छेद जो है 148 पढ़ सकते हैं, इनके बारे में विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। और इसकी नियुक्ति जो है, जो भारत के महालेखा परीक्षक होते हैं, इनकी नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। और यह केंद्र सरकार और राज्य सरकार एवं संघ शासित प्रदेशों की प्राप्तियां और व्यय की लेखा परीक्षा करते हैं। मतलब जो उन पे खर्चा होता है उसकी लिखा पढ़ी करते हैं, कह सकते हैं सरकारी कंपनी की लेखा परीक्षा करते हैं, ठीक है, इनकी जो भाषा होती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका 53 को थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूं ताकि आपके स्क्रीन के सामने दिखे। चलिए रीड करते हैं 53 क्वेश्चन। यह प्रसिद्ध युक्ति किसने लिखी थी, ए थिंग ऑफ ए ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। बताइए फटाफट, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, राइट ऑप्शन बताइए दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, यह प्रसिद्ध जो है यह लिखी गई है युक्ति जॉन कीट्स द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है, जॉन कीट्स द्वारा। इसमें राइट ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी एकदम बिल्कुल सही होगा, जॉन कीट्स द्वारा, ठीक है। जॉन कीट्स की जो रचनाएं हैं, मैं इसके अलावा बता देता हूँ, बहुत ही फेमस है, स्लीप एंड पोएट्री हो गई, ठीक है। ये सारी जो है जॉन कीट्स की रचनाएं हैं। स्लीप एंड पोएट्री इनकी एक कविता का नाम है, बहुत ही अच्छी पोएट्री है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 54, काकोरी षड्यंत्र मामला किस वर्ष हुआ था। काकोरी षड्यंत्र मामला किस वर्ष हुआ था। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 1924, 1927, 1925, 1926। तो राइट ऑप्शन बताना है आपको इनमें से कि कौन सा इनमें से सही है जो काकोरी षड्यंत्र मामला जिस वर्ष हुआ था। फटाफट बताइए दोस्तों इसका राइट ऑप्शन। तो दोस्तों जो ककोरी कांड हुआ था ये हुआ था 1925 में, ठीक है दोस्तों। अब ककोरी कांड के बारे में बताता हूँ, यहाँ तो केवल ककोरी कांड ही पूछ रखा है, इसके बारे में बताता हूँ ककोरी कांड के बारे में। हिंदुस्तान जो HRA की स्थापना हुई थी वो 1924 में हुई थी, चंद्रशेखर आज़ाद और सच्चिदानंद राम प्रसाद बिस्मिल्ला द्वारा की गई थी, ठीक है, HRA की। और इसी की वजह से जो है भगत सिंह ने सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोजा शाह कोटाला मैदान में इसका संगठन नाम बदल के हिंदुस्तान सोशलिस्ट
रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी, ठीक है। ककोरी कांड, याद रखिएगा, ककोरी कांड से 1 साल पहले और 1 साल बाद की बात है। ककोरी कांड जो हुआ था यह हुआ था आपका 1925 में, ठीक है। इससे मिलते जुलते मैंने 2 क्वेश्चन आपको बता दिए। अगला क्वेश्चन देखता हूँ, 55 है। चलिए रीड करते हैं। सियाचिन ग्लेशियर को किन देशों के बीच विवाद है? सियाचिन जो ग्लेशियर है जो कि भारत में पड़ता है, इसको लेके किन देशों के विवाद है, किन देशों के बीच विवाद है? तो पहला तो हो गया आपका भारत, ठीक है, क्योंकि विवाद के बीच में तो भारत भी है, और दूसरा है आपका पाकिस्तान, ठीक है दोस्तों। तो भारत और पाकिस्तान, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, भारत और पाकिस्तान, ठीक है। और जो सियाचिन आपका पड़ता है, ये ग्लेशियर कहाँ पड़ता है? तो ये लद्दाख में पड़ता है, ठीक है। और ये काराकोरम श्रेणी पे पड़ता है, जो केटू जो चोटी है उसी के आसपास है, और बहुत 72 यानी 72 किलोमीटर जो है लंबा है ये, और 8 किलोमीटर चौड़ा है, ठीक है। इस ग्लेशियर को लेके जो है भारत और पाकिस्तान में आए दिन विवाद होते रहते हैं, और यह जो है विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, ठीक है। सियाचिन जो है ये विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, मतलब यहाँ से युद्ध बहुत आसानी से कर सकते हैं, तो विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, याद रखिएगा सियाचिन के बारे में, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, शायद से ये वीडियो मैं आपको अगर ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुका हूँ दोस्तों, तो क्वेश्चन का रिवीजन हो जाएगा, बट क्वेश्चन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लगे मुझे, इसलिए मैं आपको ये PDF लेके आ गया, ठीक है। ताजमहल को संगमरमर में स्वप्न कहा जाता है, किस स्मारक को पत्थर में स्वप्न कहा जाता है? बताइए फटाफट राइट ऑप्शन दोस्तों। 4 ऑप्शन है, बहाई मंदिर, पंचमहल, या रंग महल, या लाल किला। फटाफट बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा है दोस्तों। तो वो है आपका पंचमहल। पंचमहल को भी पत्थर में स्वप्न को कहा जाता है, जो पत्थर में स्वप्न होते हैं वो होते हैं आपके पंचमहल को कहा जाता है, ठीक है। किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है पंचमहल, अर्थात आपका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, पंचमहल। अब इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग जानकारी इकट्ठा कर लीजिए, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन होता है तो वो एक लेयर का नहीं होता, उससे थोड़ी सी जुड़ी चीज़ें याद रखेंगे ताकि हम लोग समझ सकें, ठीक है। अब अगर मैं पंचमहल की बात करूँ तो इसका निर्माण किसने करवाया था? तो वो करवाया था अकबर ने, जो कि यह आपकी फतेहपुर सीकरी आगरा में स्थित है, आगरा जो कि यूपी में पड़ता है, ठीक है दोस्तों। यह 5 मंजिला है, क्योंकि इसका नाम भी पंचमहल है, और इसकी प्रत्येक छत अपनी निचली वाली छत से छोटी है, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 57, क्या कह रहा है? 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? बताइए दोस्तों कौन सा जिला है? तो वह है आपका गौतम बुद्ध नगर। कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। आंख मूंद करके क्लिक कर देना, क्योंकि दोस्तों 2011 की जनगणना के बाद अभी तक कोई जनगणना नहीं आई, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली पता ही होना चाहिए, क्योंकि 2011 के जनगणना के अनुसार अभी तक आपने बहुत सारे पेपर दिए होंगे जिसमें ये क्वेश्चन 2 से 3 बार 4 बार पूछा जा चुका है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 58, सहचर कोशिकाएं निम्नलिखित में से सिर्फ किस में होती हैं? सहचर कोशिकाएं, सहचर कोशिकाएं। अब सहचर कोशिकाएं क्या होती है? बताइए फटाफट इसका राइट ऑप्शन, किस में पाई जाती हैं सहचर कोशिकाएं? तो जो सहचर कोशिकाएं होती हैं वो एंजियोस्पर्म में पाई जाती हैं। किस में पाई जाती हैं? एंजियोस्पर्म में पाई जाती हैं। सही सुना दोस्तों, राइट ऑप्शन आपका ए है, एंजियोस्पर्म। अब एंजियोस्पर्म में पाई जाती हैं जो है सहचर कोशिकाएं, और प्रत्येक जो है आवर्त बीजी जो एंजियोस्पर्म होता है ये पुष्प या पौधों में होता है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। एंजियोस्पर्म जो पुरुष का होता है वो उसके कहते हैं स्पर्म, और जो आपका आवर्त बीजी यानी जो पौधे में होता है वो होता है एंजियोस्पर्म होता है, और ये इसे 2 भागों में बांटा गया है, एक तो मूल तंत्र होता है, दूसरा प्रहोत तंत्र होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका 59 क्या कह रहा है? रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, आंसू ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? जो आँख से आंसू निकलता है इसकी एक ग्रंथि होती है, और यह कहाँ पे स्थित होती है? बताइए फटाफट। 4 ऑप्शन है, एल्मोनी, 4 ऑप्शन है, पंख गुहिका, नेत्र गुहा में, पेट में, हथलियों में। तो दोस्तों जो आंसू ग्रंथि है, पहले तो यहाँ पे देख लीजिए, हथलियों में कभी हो ही नहीं सकती, पेट में कभी हो ही नहीं सकती, तो 2 ऑप्शन आपके बिल्कुल गलत है। अब 2 ऑप्शन आपके पास और बचे, तो फटाफट इन 2 ऑप्शन में से आप राइट ऑप्शन बताइए कि आंसू जो है आश्रु ग्रंथि कहाँ होती है दोस्तों? तो जो आश्रु ग्रंथि होती है वो होती है नेत्र गुहा में। नेत्र गुहा किसे बोलते हैं दोस्तों? तो जो आपके आँख का आकार दिया हुआ है इसके अंदर का जो भी सामान है उसे हम नेत्र गुहा में ही कहेंगे। नेत्र गुहा में हमारी जो है सारी चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन है 60, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से क्या विद्युत रोधी है? विद्युत रोधी
अब विद्युत रोधी आप लोग समझ सकते हैं, विद्युत रोधी। तो बताइए फटाफट इसका राइट ऑप्शन, एल्युमिनियम, लकड़ी, पारद या तांबा। फटाफट बताइए इसका राइट ऑप्शन दोस्तों। तो विद्युत रोधी मतलब जहाँ से करंट पास ना हो सके उसे हम कहेंगे विद्युत रोधी। अब विद्युत रोधी होती है आपकी लकड़ी, क्योंकि अगर कभी सूखी लकड़ी पे करंट लगाएंगे तो उस पार नहीं जा सकता करंट, ठीक है। वहीं पे अगर गीली लकड़ी होगी तो उस पर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 61 है, निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में स्वर्ण भंडार पाया जाता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, राइट ऑप्शन बताना है दोस्तों। किस रेगिस्तान में स्वर्ण भंडार पाया जाता है, अटाकामा, मंगोलिया या थार या अरब। फटाफट बताइए इसका राइट ऑप्शन दोस्तों। तो दोस्तों जो अटाकामा मरुस्थल है इसमें जो है आपका स्वर्ण भंडार पाया जाता है। अब इसके अलावा मैं आपको मंगोलिया, थार और अरब के भी बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, ठीक है दोस्तों। अगर मैं अटाकामा की बात करूँ तो अटाकामा जो मरुस्थल है इसमें स्वर्ण भंडार पाया जाता है। अटाकामा जो है आपका ये है कहाँ, तो अटाकामा आपका जो है उत्तरी चिली में स्थित है, ठीक है। और इस रेगिस्तान पे जो है चट्टान बहुत है अटाकामा, और यहाँ पे जो है स्वर्ण भंडार पाया जाता है। और यहाँ का जो अधिकांश इलाका होता है वो द्रोणी रेत होता है। द्रोणी रेत समझते हैं आप लोग, ये जो हम कह सकते हैं जिनमें गिट्टी ज़्यादा होती है रेत में, उसे हम कहते हैं द्रोणी रेत। और लावा से प्रवाह बना होता है। लावा समझते हैं, जो लावा जो पहाड़ों से आग निकलती है वो कंटिन्यू बनी रहती है, ठीक है। और यह पृथ्वी का सबसे शुष्क क्षेत्रों में से एक है, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 62, किस कारण से वायु के बुलबुले तरल पदार्थ में उठते हैं। किस कारण से वायु के बुलबुले तरल पदार्थ में उठते हैं, बताइए फटाफट इसका राइट ऑप्शन दोस्तों। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, तो वो है श्यानता और उपलाव, ठीक है। जब हम किसी भी चीज़ को, तरल पदार्थ को गर्म करेंगे तो उसमें ऑटोमेटिक जो है बुलबुले फूटेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 63 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। अब युग्म मिलाइए, कैसे पता चलेगा। नूरजहां, महावत खां, बाबर, बैरम खान, अकबर, राणा प्रताप, शिवाजी, अफजल खान। दोस्तों तो इन सभी के बीच में देखिए आप यहाँ पे युद्ध हुआ है, ठीक है। नूरजहां और महावत के बीच में भी हुआ है, जहाँ जबकि आपका ये ऑप्शन है बाबर और बैरम खां, तो ये गलत है, ठीक है, क्योंकि युग्म सही नहीं है। तो ये तीनों आपके सही हैं, क्योंकि इन दोनों में, इनमें, इसमें भी युद्ध हुआ, इसमें भी युद्ध हुआ, इसमें भी युद्ध हुआ। और यहाँ पे बाबर जो है, बाबर का जो बैरम खान था ये एक बहुत अच्छा कह सकते हैं, बाबर का एक नौकर था। कौन था, नौकर था या मंत्री था, सेनापति था, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका 64 है, जियोलाइट क्या है। जियोलाइट क्या है बताइए फटाफट इसका राइट ऑप्शन। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, जियोलाइट क्या है। तो जियोलाइट जो है आपकी हाइड्रेट सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट होती है। क्या होती है, हाइड्रेट सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट होती है जियोलाइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 65, किस हितबद्ध गुट को सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है। किसी हितबद्ध गुट को सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है, सरकार बनाना, जनमत, चुनाव लड़ना, अपनी पसंद के अनुसार सरकारी नीतियों में परिवर्तन करना। तो जो हितबद्ध गुट होता है वह अपनी पसंद की जो है अनुसार जो है सरकारी नौकरियों की परिवर्तन करता है। यानी यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है आपका, राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगला क्वेश्चन है आपका 66, किस कारण से तरल पदार्थों के क्वथनांक में भिन्नता होती है। जो तरल पदार्थ है उनके क्वथनांक में किस प्रकार से भिन्नता होती है दोस्तों। 4 ऑप्शन है, राइट ऑप्शन बताइए फटाफट। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका दाब में। जब भी दाब में भिन्नता होगी तो घनत्व में भी भिन्नता होगी और क्वथनांक में भी भिन्नता होगी, ठीक है। तो क्वथनांक में तभी भिन्नता होती है जब दाब में भिन्नता होती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 67, विश्व में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। शाकनाशी, कीटनाशी, कूड़ा और कचरा, ऑटोमोबाइल से निकलने वाला धुआं या औद्योगिक बहिस्त्राव। बताइए फटाफट इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या है। तो दोस्तों विश्व में जो प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है वो है आपका कूड़ा और कचरा, ठीक है। कूड़ा और कचरा ये सबसे जो है प्रदूषण का जो है स्रोत है, ठीक है। चलिए अब प्रदूषण की बात आ गई तो यहाँ पे कुछ बात याद करते हैं। ई कचरा प्रबंधन नियम कब
जो है चलाया गया था। ई कचरा आप समझते हैं ना, ई कचरा बताता हूँ अभी समझेंगे। तो ई कचरा जो प्रबंधन चलाया गया था ये 2016 में चलाया गया था सफाई अभियान को लेके। और इसमें क्या होता है कि एक गाड़ी आती है और उसके द्वारा जो है उसमें कूड़ा डाला जाता है, वो हर मोहल्ले में आती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 68 क्या कह रहा है, रीड करते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से सर्वोच्च साक्षरता दर किस राज्य में है? फटाफट बताइए दोस्तों राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में पेट एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है, तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों। तो इसका जो सर्वोच्च साक्षरता वाले राज्य हैं वह कौन सा राज्य है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ, वो है आपका मिजोरम। ठीक है, अगर यहाँ पे सर्वोच्च मतलब साक्षरता वाला राज्य दिया होता केरल, तो मिजोरम से पहले जो है केरल का नंबर आता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सर्वोच्चता साक्षरता दर वाले जो है राज्य हैं वो कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो केरल है, दूसरा मिजोरम है, तीसरा गोवा है, चौथा त्रिपुरा है और हिमाचल प्रदेश है। 5 हैं जिनमें आपके जो है 5 राज्य हैं, जैसे कि आपका हो गया राज्य हो गया केरल हो गया, मिजोरम हो गया, गोवा हो गया, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 69। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या में सदस्य उपस्थित होने चाहिए? लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या में सदस्य उपस्थित होने चाहिए? बताइए फटाफट दोस्तों इसका राइट ऑप्शन। पॉलिटी का क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, याद भी होगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको 2-3 दिन पहले भी ये क्वेश्चन करवा रखा हूँ। तो दोस्तों कुल सदस्य का 10वां भाग कितना होता है? कुल सदस्य के 10वें भाग से जो है न्यूनतम संख्या होती है, कुल सदस्य के 10वां भाग होना चाहिए, ज़रूरी है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है? भारत में जनसंख्या वृद्धि की क्या विशेषता है? दोस्तों जनसंख्या वृद्धि की क्या विशेषता है, क्या इसका राइट ऑप्शन बताइए दोस्तों फटाफट। इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों? तो भारत में जो जनसंख्या वृद्धि की मेन प्रॉब्लम है वो है जन्म दर में वृद्धि तथा मृत्यु दर में कमी। इसका राइट ऑप्शन ए होगा, राइट ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 71। आप ऐसी कर प्रणाली को क्या कहेंगे जिसमें निर्धन वर्ग पर धनी वर्ग की अपेक्षा अधिक कर लगाया जाता है? तो वह कौन सा कर है, उसका नाम बताना है आपको। ठीक है, या आप क्या कहेंगे ऐसे कर को? ठीक है, आपसे खुद क्वेश्चन पूछ रहा है, बताइए फटाफट इसका राइट ऑप्शन दोस्तों। तो दोस्तों इसे हम क्या कह सकते हैं? इसे हम पश्चगामी या फिर प्रतिगामी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पश्चगामी या प्रतिगामी कर कह सकते हैं। यह कर, जो कर आपका गरीबों से कम और मतलब गरीबों से ज़्यादा और अमीरों से कम लिया जाए, उसे हम कह सकते हैं पश्चगामी कर। ठीक है दोस्तों, या कह सकते हैं हम प्रतिगामी कर। ठीक है, प्रतिगामी कर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 72 क्या कह रहा है? भारत का कौन सा क्षेत्र अपने पारंपरिक शोडोल नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो भारत का कौन सा क्षेत्र है जो अपने पारंपरिक शोडोल नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? बताइए फटाफट, शोडोल नृत्य कहाँ का है दोस्तों? फटाफट इसका राइट ऑप्शन बताइए दोस्तों। तो वो है आपका गुवाहाटी और असम। कौन सा है? सॉरी, हाँ, तो वो है आपका लद्दाख। लद्दाख में जो है सुडौल नृत्य होता है, याद रखिएगा। लद्दाख में जो लद्दाख का जो नृत्य है वो है आपका सुडौल नृत्य। और यह नृत्य आपका जो है एक नरोपा उत्सव होता है वहाँ पे, उस नरोपा उत्सव में यह नृत्य किया जाता है। और पिछले वर्ष जो है विश्व रिकॉर्ड को तोड़ा था, जब जो है 299 लोग यानी लगभग 300 लोग जो है महिलाओं ने, केवल 300 महिलाओं ने जो है एक साथ जो है नरोपा त्यौहार के दौरान जो है सभी लोगों ने एक साथ अपने जो सोडोला नृत्य है उसको 300 लोगों ने साथ में किया था। तो इसलिए इसका जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है कि एक साथ जो है डांस करने वाले सबसे अधिक जो है प्रचलित कौन सा नृत्य है, तो वो है आपका सोडोला नृत्य, याद रखिएगा। और ये असम और ये आपका जो है लद्दाख में जो है होता है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? 73। अपनी तरह का पहला आधुनिक राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय NPU कहाँ अवस्थित किया जाएगा? दोस्तों आज की डेट में तो हो भी चुका है NPU। ठीक है,
एनपीओ की बात करूं तो ये ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में ही है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, 74 है, रीड करते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला अंतर्ग्राहिक अभियान था? तो कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा है, बताइए फटाफट। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, राइट ऑप्शन बताइए, इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों। तो दोस्तों जो अंतर्ग्राहिक अभियान था, यानी जो किसी के नज़र में नहीं था, वो था मंगलयान मिशन। कौन सा था? मंगलयान मिशन था। और मंगलयान मिशन जो है भारत का पहला अंतर्ग्राहिक अभियान था। 5 नवंबर 2013 को ध्रुवी रॉकेट सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भारतीय मंगलयान के साथ उड़ान भरी तथा लगभग जो है 300 दिनों तक जो है मंगलयान सूर्य की परिक्रमा करते हुए 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में प्रविष्ट हुआ था। याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों, 5 नवंबर डेट याद रखिएगा, 5 नवंबर सन 2013, 5 नवंबर सन 2013 को इसका जो है प्रोसेस स्टार्ट हुआ था। और 24 सितंबर 2014 को लगभग जो है 300 दिन के बाद ये जो है मंगलयान जो है मंगल ग्रह में प्रविष्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन है 75, स्वास्थ्य को संकट में डालने वाला सबसे गंभीर वायु प्रदूषक कौन सा है? स्वास्थ्य को संकट में डालने वाला वायु प्रदूषक, सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषक कौन सा है? तो दोस्तों 4 ऑप्शन है, फटाफट बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो जो आदमी यानी जो मानव जीवन में सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड आपका राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है 76, प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग के साथ संबंधित है? तो प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग से संबंधित है, बताइए फटाफट इसका राइट ऑप्शन। प्रेरक का मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, प्रेरक का मतलब वो होता है कि आगे का जो मस्तिष्क का अगला भाग होता है ललाट वाला, जिसे माथा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ललाट भाग दिया गया है, ठीक है, जिसे हम माथा कहेंगे। तो अगला भाग जो है ये प्रेरक कौशल मस्तिष्क होता है, विज्ञान में देखिएगा वहाँ पे लिखा हुआ होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका 77, प्रोटोजोआ के अलावा कौन सा एंजाइम प्राणी जगत के सभी सदस्यों में मौजूद है? एमिलेसेस, पेप्सिन, रेनिन या इंसुलिन, बताइए फटाफट इसका राइट ऑप्शन दोस्तों। तो दोस्तों एमिलिस जो है प्रोटोजोआ के अलावा जो है एंजाइम प्राणी जगत के सभी सदस्यों में मौजूद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 78, तरल पदार्थ के क्वथनांक पर, यहाँ पे डैश डैश है, तो क्या होता है? तरल पदार्थ का जो क्वथनांक होता है, तरल पदार्थ का क्वथनांक, इसमें जो है जो तापमान होता है इसका जो है वो सदैव समान रहता है। क्या रहता है? तापमान जो है सदैव नियत रहता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। तापमान सदैव समान रहता है, नियत रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 79, क्या कह रहा है, रीड करिए। क्वेश्चन नंबर 79, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कर राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है? बताइए फटाफट, 4 कर दिए हुए हैं, 4 कर में से राज्य सरकार द्वारा कौन सा कर है जो वसूला जाता है? तो दोस्तों वो है आपका दारू पे लगने वाला टैक्स, शराब पर आबकारी विभाग, जो बार एसोसिएशन होता है, यहाँ पे जो टैक्स लेते हैं वो आपका जो आबकारी विभाग ही लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, वह एकमात्र वायसराय कौन थे जिनकी भारत में हत्या हुई थी? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, राइट ऑप्शन बताना है दोस्तों, फटाफट बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो दोस्तों लॉर्ड मेयो की अगर बात करें तो लॉर्ड मेयो इसका राइट ऑप्शन है। लॉर्ड मेयो की जो हत्या हुई थी वो 1872 में अंडमान द्वीप पे पोर्ट ब्लेयर नाम के एक अफगान शेर अली द्वारा की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा, लॉर्ड मेयो एकमात्र ऐसे वायसराय थे जिनकी हत्या जो है भारत में की गई थी। चलिए दोस्तों देखते हैं, तो ये थे आज के आपके टॉप 40 क्वेश्चंस। 40 क्वेश्चंस में से आपके क्वेश्चंस कितने सही हुए हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और आपके फ्रेंड सर्कल या फैमिली में कोई भी यूपीएससी या जो है उत्तर प्रदेश
पुलिस भर्ती में जाने की तैयारी कर रहा है तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, स्पेशल जो दरोगा भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हों। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। लाइक करने से क्या होता है दोस्तों, मैं थोड़ा सा मोटिवेट हो जाता हूँ और आपको और अच्छे वीडियो प्रोवाइड करवाऊँगा। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।